आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में। स्विट्जरलैंड के अंदर आप सभी को पता है कि स्विट्जरलैंड जो है वह कैंटनों से बना हुआ है या कैंटनों में विभक्त है। स्विट्जरलैंड के अंदर स्टेट को कैंटन बोला गया है। स्विट्जरलैंड के अंदर 20 तो फुल कैंटन है और 6 जो है वह हाफ कैंटन है। ठीक है, अगर अपन टोटल ऐसे मिलाएं तो स्विट्जरलैंड के अंदर 23 जो है वह कैंटन होते हैं, स्टेट होते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह बहुत ही ज़्यादा कठिन है। स्विट्जरलैंड के अंदर अभी जो है वह 60 से ज़्यादा जो है वह अमेंडमेंट हो चुके हैं। ओके बच्चों, स्विट्जरलैंड के अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस का प्रपोजल जो है वह जनता के द्वारा लाया जाता है। प्रपोजल जो है वह जनता के द्वारा लाया जा सकता है। सेकेंड, वहाँ की जो है वह संघीय सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संघीय सरकार जिसको हम मल्टीपल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं और जो आपकी फेडरल काउंसिल भी उसको बोला जा सकता है। तो संघीय सरकार के द्वारा अमेंडमेंट का प्रपोजल लाया जा सकता है। थर्ड है, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा जो है वह अमेंडमेंट का प्रस्ताव जो है वह लाया जा सकता है, जिसको बोलेंगे हम संघीय संसद। संघीय संसद के द्वारा अमेंडमेंट का प्रपोजल जो है वह लाया जा सकता है। ठीक है, जनता के द्वारा, जनता में अगर हम 50,000 मतदाता संविधान में संशोधन करवाना चाहते हैं तो वो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। संघीय सरकार जो है, वहाँ की सरकार जो है वह अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल ला सकती है और वहाँ की पार्लियामेंट के सदन जो है वह अमेंडमेंट का प्रपोजल ला सकते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब स्विट्जरलैंड के अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका पूर्ण आरंभक या प्रारंभ और दूसरा है आंशिक प्रारंभ। यानी कि एक तो वहां पर अमेंडमेंट जो है वह पूर्ण होता है, टोटल होता है, और दूसरा क्या होता है, आंशिक होता है, पार्टियल होता है। अब पूर्ण संवैधानिक संशोधन में क्या होता है? पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रपोजल वही जनता के द्वारा लाया जा सकता है। 50,000 रजिस्टर्ड मतदाता प्रपोजल ला सकते हैं या पार्लियामेंट के द्वारा या संघीय सरकार के द्वारा प्रपोजल आ सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई प्रपोजल जो है 50,000 मतदाता जो है वो लेके आते हैं और उसमें से जो है वो पार्लियामेंट का एक सदन जो है, पार्लियामेंट का एक सदन उस प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस केस में वह संवैधानिक संशोधन का जो प्रपोजल है वो सारी जनता के जो है ओपिनियन के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी कि जनता के ओपिनियन के लिए, जनता के बहुमत के लिए वह छोड़ दिया जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अगर मान लो कोई ऐसा प्रपोजल आता है जिसमें जो है वह 50,000 मतदाता उस प्रपोजल को लाते हैं और उसमें जो है वह पार्लियामेंट का एक सदन जो है वह संतुष्ट नहीं है, उस पर अपनी असहमति जताता है, तो उस केस में वह प्रपोजल जो है वह जनता के समर्थन के लिए छोड़ दिया जाता है। जो बाकी की जनता होती है उसके समर्थन के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, अगर मान लो कोई प्रपोजल जो है जनता के द्वारा लाया गया लेकिन पार्लियामेंट का एक सदन जो है वह उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जनता जो है वह निश्चित करेगी कि संविधान का जो है वह पूर्ण संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए। अगर जनता जो है वह टोटल रिवीजन एक्सेप्ट कर लेती है तो उस केस में नई संसद का जो है वह क्या होगा, गठन होगा। यानी कि व्यवस्थापिका का गठन वापस होगा। यानी कि नया जो है वह आपका पार्लियामेंट बनेगा, दोनों सदन जो है वह पुनः निर्वाचित होंगे। अगर मान लो जनता ने जो है वह एक्सेप्ट कर लिया है कि टोटल रिवीजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस केस में जो है वह नई जो है वह व्यवस्थापिका गठित होगी, नया पार्लियामेंट गठित होगा, नए सदन जो है वह वापस बनेंगे और उस संविधान संशोधन को पुनः जो है वह क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके बच्चों, लेकिन अगर मान लो कोई संवैधानिक संशोधन का प्रपोजल जो है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रपोजल लाया जाता है
और उस पर पार्लियामेंट के दोनों मेंबर जो है वह सहमति बताते हैं, तो उस केस में वह संवैधानिक संशोधन का जो प्रपोजल है वो जनता के ओपिनियन के लिए नहीं छोड़ा जाता है। वापस एक बार देखिए, टोटल रिवीजन के अंदर अमेंडमेंट का प्रपोजल जो है वह जनता के द्वारा लाया जा सकता है, संघीय सरकार के द्वारा लाया जा सकता है और वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा सकता है। अगर मान लो 50,000 मतदाता जो है वो अमेंडमेंट का कोई प्रपोजल लाते हैं कि संवैधानिक संशोधन होना चाहिए इस आर्टिकल में, इस धारा में, इस सेक्शन में, तो उस केस में अगर पार्लियामेंट का कोई भी एक सदन जो है वह असंतुष्ट है, तब क्या होगा कि वह प्रपोजल और जनता की स्वीकृति के लिए छोड़ा जाएगा और जनता डिसाइड करेगी कि पूरे संविधान का जो है टोटल रिवीजन किया जाए या नहीं किया जाए, पूर्ण संवैधानिक संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए। अगर जनता एक्सेप्ट कर लेती है तो उस केस में नई व्यवस्थापिका का, नई पार्लियामेंट का गठन होगा, दोनों सदन के सदस्य जो है वापस री इलेक्टेड होंगे, नए बनेंगे और वापस वह संविधान के अंदर संशोधन जो है वह नए सिरे से पूरा करेंगे, मतलब टोटल रिवीजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन प्रपोजल जो है वह संघीय सरकार के द्वारा लाया जाता है और उसमें संसद के दोनों सदन मान लो एग्री है, तब जो प्रपोजल है वो जनमत संग्रह के लिए नहीं छोड़ा जाता है, तब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वह प्रपोजल जो है वह संविधान का भाग बन जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम बात करते हैं आंशिक संवैधानिक संशोधन की, जिसको पार्टियल अमेंडमेंट भी बोला जाता है। पार्टियल अमेंडमेंट दो टाइप से होता है, एक तो होता है फॉर्मुलेटेड और एक होता है अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव, यानी कि आरंभक। ऐसा संवैधानिक संशोधन जो जनता के द्वारा ही लाया जाता है, जिसको अपन आरंभक बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं। लेकिन ये आंशिक संशोधन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फॉर्मुलेटेड और दूसरा होता है अनफॉर्मुलेटेड, यानी कि निर्मित, और दूसरा होता है अनिर्मित आरंभक। अब निर्मित आरंभक में क्या होता है, मान लो जनता चाहती है कि संविधान में संशोधन हो, तो जनता स्वयं जो है संविधान के अंदर जो संशोधन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, या किसी आर्टिकल है, किसी जो धारा है, सेक्शन है, उससे रिलेटेड पूरा बिल जो है वो तैयार करते हैं, विधेयक तैयार करते हैं और उस प्रपोजल को तैयार करके फिर वो पार्लियामेंट के अंदर सौंपते हैं, तो उसको तो बोलते हैं हम फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव, यानी कि जनता के द्वारा तैयार किया गया विधेयक। ठीक है। और दूसरा होता है अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जनता चाहती है कि संविधान में संशोधन हो, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उस आर्टिकल को, उस धारा को, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो खाका तैयार किया जाता है, वह काम जो है वह संसद पर या जो राज्य परिषद होती है, जो आपकी स्टेट काउंसिल होती है, उसको सौंप दिया जाता है कि वह उस संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह तैयार करे। उसको बोला जाता है अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव, यानी कि जनता के द्वारा पूरा संवैधानिक संशोधन का स्वरूप तैयार करके देना, वो होता है आपका निर्मित आरंभक। और अनिर्मित में होता है कि जनता केवल इच्छा जाहिर करती है कि हाँ संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन वह विधेयक या वह आर्टिकल या वह धारा जो है वह संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड जो धारा होती है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट या फिर स्टेट काउंसिल को सौंपी जाती है। अगर मान लो जनता जो है वो कोई निर्मित आरंभक यानी कि फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव तैयार करके संसद को जो है वह देती है तो और संसद जो है वो उसको स्वीकार कर लेती है। संसद के द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद में उसे जो है वह जो अन्य जनता होती है, दूसरी जो जनता है, उसके बहुमत के लिए उस संशोधन को जो है वह छोड़ा जाता है। और जनता के द्वारा जो है वह एक्सेप्ट कर लेने पर और कैंटन के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लेने के बाद में वह संविधान में संशोधन का जो है वह भाग ऐड हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विधेयक जो है वह जनता के द्वारा तैयार किया जाता है, संसद के दोनों सदन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वापस उस संशोधन के प्रस्ताव को जो है वह दूसरी जनता के जो है वह समर्थन के लिए छोड़ दिया जाता है, बहुमत के लिए छोड़ा जाता है और पूरा जनमत संग्रह मिलने के बाद में राज्यों की भी स्वीकृति ली जाती है। उसके बाद में वह संविधान का पार्ट बनता है। यहाँ तक क्लियर आपको?
अनफॉर्मुलेटेड के अंदर भी यही होता है, जो विधेयक है, जो संविधान में संशोधन से रिलेटेड जो प्रपोजल है, वो जनता इच्छा जाहिर करती है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और वह तैयार किया जाता है संसद के द्वारा या राज्य परिषद के द्वारा, वह तैयार किया जाता है। फिर बाद में राज्य परिषद अगर तैयार करती है, स्टेट काउंसिल अगर तैयार करती है, तो उसको संसद के सामने रखा जाता है। संसद के दोनों सदन एक्सेप्ट करने के बाद में जनता के बहुमत के लिए रखा जाएगा। अगर मान लो संसद के दोनों सदन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी उसको जनता के बहुमत के लिए रखा जाता है और जनता का पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में कैंटनों का भी बहुमत मिलना आवश्यक होता है। इस टाइप से वह संविधान का जो है वह पार्ट बन जाता है, वह प्रपोजल। ओके, तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि जो पुष्टिकरण है, जो संविधान में संशोधन का जो पुष्टिकरण है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा ही किया जाता है। अगर जनता अपना पूर्ण बहुमत दे देती है उस संवैधानिक संशोधन को, तो उसके बाद में कैंटनों की स्वीकृति ली जाती है। अब स्विट्जरलैंड के अंदर 20 कैंटन है और हाफ है आपके 6। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है टोटल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक्सेप्ट करने के लिए वहां पर जो है वो 11.5 कैंटनों की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। यानी कि आप प्रपोजल का प्रस्ताव जो है वो कोई भी लाए, जनता लाए, संघीय सरकार लाए या फिर पार्लियामेंट लाए, अगर मान लो पार्लियामेंट का एक सदन जो है वो संतुष्ट नहीं है तो उस केस में नई पार्लियामेंट का गठन होता है और ये भी डिसाइड कौन करती है? जनता करती है। वहां पर जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व रहती है। जनता डिसाइड करती है कि पूरे संविधान का टोटल रिवीजन किया जाए या नहीं किया जाए। अगर टोटल रिवीजन होता है यानी कि पूरी पार्लियामेंट नई बनती है, नए जो है वो सदन का गठन होता है। और अगर कोई बिल जो है वो जनता के द्वारा तैयार किया जाता है तब भी उसमें पार्लियामेंट के सदनों की स्वीकृति चाहिए और जो अदर जनता है उसकी भी पूर्ण बहुमत चाहिए और उसके बाद में कैंटनों की स्वीकृति मिलना भी आवश्यक है। यानी कि वहां पर जो फाइनल पुष्टिकरण होता है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है और कैंटनों के द्वारा किया जाता है। जनता का पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में स्विट्जरलैंड के अंदर 11.5 कैंटन की जो है 11.5 जो कैंटन है उनकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी वह जो प्रपोजल है वह संविधान का भाग बनता है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वह जनतंत्रीय सिद्धांतों को अपनाया गया है। ठीक है, वहां पर जो संवैधानिक संशोधन है वो बहुत ही कठिन तरीके से होता है, लेकिन जनता का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होने के कारण वहां पर जनता का जो है वह डायरेक्ट कंट्रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है ना, जनता का जो है वह डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन बार बार जो है वह जनता के सामने जो है वह किसी बिल को रखना, जनता का जो है वह बहुमत लेना, ये बहुत ही क्रिटिकल काम है जिसमें जो है वह क्या होता है, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज है कि हर बहुमत को जनता के सामने रखना और जनता से बहुमत लेना, वापस वोटिंग कराना, ये बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है। यहां तक बच्चों आपको क्लियर? अब बच्चों हम स्विट्जरलैंड के अंदर और यूएसए के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, रिग्रेट है। वैसे ही स्विट्जरलैंड के अंदर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही कठिन है। अमेरिका के अंदर संविधान में संशोधन लाने का जो प्रपोजल है वो कौन करता है? वहां की कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट के 2/3 सदस्य जो होते हैं वह अमेंडमेंट का प्रपोजल ला सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन वहां पर जो है वह जो संवैधानिक संशोधन का जो प्रस्ताव है वो कार्यपालिका के द्वारा नहीं लाया जाता है, वहां की एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं लाया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रपोजल का अधिकार किसको होता है? वहाँ की जनता को होता है। 50,000 रजिस्टर्ड मतदाता जो है वो संवैधानिक संशोधन का प्रपोजल ला सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की संघीय सरकार, जिसको अपन कार्यपालिका भी बोलते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो भी प्रपोजल ला सकता है। और वहाँ की जो संसद है, फेडरल पार्लियामेंट है, वो भी प्रपोजल का प्रस्ताव जो है वह ला सकते हैं। लेकिन
यूएसए के अंदर संघ की इकाइयों को भी, यानी कि संघ मतलब वहाँ जो है वह अमेरिका को क्या बोला जाता है, यूनियन, वहाँ की इकाई का मीनिंग है वहाँ की स्टेट को भी प्रस्ताव रखने का अधिकार है। जब हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के 2/3 सदस्य संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके अलावा जो है वह राज्य की विधानमंडल को भी अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत से जो है वह प्रपोजल ला सकते हैं संविधान में संशोधन का, यानी कि प्रस्ताव लाने का, प्रपोजल का जो अधिकार है वहाँ की स्टेट को भी दिया गया है। अब वहां पर जो है प्रपोजल लाने के बाद में स्वीकृति कौन देगा, स्वीकृति देंगे 3/4 राज्यों की विधानमंडल के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, रेटिफिकेशन होना चाहिए। जबकि स्विट्जरलैंड के अंदर जो फाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, जनता का होता है, और वहां के कैंटनों का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। स्विट्जरलैंड के अंदर प्रपोजल में कैंटनों का कोई अधिकार नहीं होता है, मतलब कैंटन को राइट नहीं होता है कि वो प्रस्ताव लेकर आए संवैधानिक संशोधन का। बस लास्ट में जो है वह रेटिफिकेशन के लिए, पुष्टिकरण के लिए कैंटनों की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। किसी भी देश में पूर्ण संशोधन नहीं है, ओनली स्विट्जरलैंड के अंदर ही पूर्ण संशोधन संभव है, जबकि अमेरिका में और बाकी सारे देशों में भी पूर्ण संशोधन संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड के आर्टिकल जो है वो बेटा 147 के अंदर ये कहा गया है कि जनता के द्वारा अगर संवैधानिक संशोधन का कोई ऐसा प्रपोजल लाया जाता है जो राष्ट्र के हित में नहीं हो, राष्ट्र की एकता को जिससे नुकसान पहुंचे या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में, अंतर्राष्ट्रीय संधि में बाधा जो है वो पहुंचे, तब ऐसे जो है वो प्रपोजल को संसद के द्वारा, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा रद्द किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के अंदर जनता का टोटली इन्वॉल्वमेंट होता है। जनता जो है प्रपोजल ला सकती है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जनता ने कोई ऐसा संवैधानिक संशोधन का बिल जो है वो पेश किया है जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता को खतरा हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो, तो उस केस में वो बिल जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। ये दिया हुआ है आर्टिकल 147 में। ओके बच्चों, थैंक यू।